हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के करेंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स, आज के जो यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स हैं द हिंदू में, उनकी एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के द हिंदू में कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है आपके लिए, जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहला ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स, सेरेमनी सब्सटेंस इंडिया एंड फ्रांस बिल्ट ऑन पास्ट एग्रीमेंट्स इन अ शो ऑफ सिंबोलिज्म। इसे आप, ये जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके GS2 में जो सिलेबस है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। इसमें इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस के बारे में आप समझ पाएंगे। ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसमें एनालिसिस करने वाली बात करें तो एनालिसिस करने जैसा इसमें कुछ है नहीं कि मैं स्पेसिफिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पिन पॉइंट कर पाऊँ कि ये चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं इंडिकेट करूँगा कि नॉलेज के बेस पर आपको क्या पढ़ना चाहिए, और जिसमें एनालिसिस की ज़रूरत होगी मैं एनालिसिस करूँगा। तो इंडिया एंड फ्रांस के रिलेशंस को अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें आपको समझने को मिलेगा। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो ये है, अ क्लोज़र लुक एट म्यांमार डिस्कंटेंट। ये भी आर्टिकल जो है इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में आपकी मदद करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी मैं बात करूँ तो एनालिसिस करने जैसा ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, म्यांमार आप जानते हैं कि हमारा नेबरहुड है, नेबर है, और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक में है, सिलेबस में है। तो आप म्यांमार को अगर समझना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसमें चाइना से रिलेटेड बातें भी दी गई है कि म्यांमार में उसका क्या इंटरेस्ट है और इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके बारे में भी बातें दी गई हैं। तो आप इसे समझने के लिए इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस, इंडिया और म्यांमार पे तो पर्टिकुलरली ये लिखा हुआ नहीं है। हाँ, आप म्यांमार को समझ सकते हैं कि उसका क्या एंगल है, तो इसमें आपको मदद मिल सकती है कि इंडिया का अप्रोच क्या होना चाहिए म्यांमार के प्रति। अब देखिए, म्यांमार पर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, इंडिया और म्यांमार के रिलेशन पर। अगर आप म्यांमार को समझ जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से आंसर लिख पाएंगे। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लें। व्हाट आर द RBI's गाइडलाइंस ऑन स्टेट गारंटीज। RBI पे क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। बेसिकली मैं बता दूं कि ये है क्या पहले तो। अब देखिए, जब भी आप जानते हैं कि चुनाव होने वाले होते हैं, इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो अलग अलग पार्टियां क्या करती हैं, लोगों से क्या कहती हैं कि हम आपका कर्ज माफ़ कर देंगे। लोन वेवर आपने सुना होगा कि जो भी आपने कर्ज लिया है बैंकों से, उन्हें उन्हें आपको नहीं देना पड़ेगा, हम दे देंगे। तो इस तरह की के वादे जो है पॉलिटिकल पार्टीज करते रहते हैं। तो उसी पर RBI ने एक ग्रुप बनाई थी और उनसे पूछा गया था कि आप रिकमेंडेशन कीजिए कि इस तरह की जो गारंटी दे देती है स्टेट, उसका क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसी के बारे में ये है। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि क्या वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंड किया तो आप पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें मुझे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लग रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अब देखिए, गारंटी क्या होता है। अब किसी ने लोन लिया, ठीक है, मान लीजिए कि हम और आप हैं, हमने आपने लोन लिया। अब किससे लोन लिया, बैंक से लोन लिया। तो अब स्टेट जो है वो गारंटी दे रही है कि हम लोन भर देंगे।
तो ज़रा इस तीनों के कॉन्सेप्ट में इकोनॉमिक लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, द एंटिटी टू होम द गारंटी इज गिवन इज द क्रेडिटर। अब स्टेट जिसको गारंटी देती है कि हम आपका पैसा चुका देंगे, तो जिसको गारंटी दी जाती है वो कौन होता है, उसको कहा जाता है क्रेडिटर। जैसे यहाँ पर बैंक मान लेते हैं तो बैंक क्रेडिटर है। द डिफॉल्टिंग एंटिटी ऑन हुज बिहाफ द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। जो लोन लेने वाला है, जिसके बिहाफ पर स्टेट ने गारंटी दी है, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल डेटर। जैसे हम आप हो गए प्रिंसिपल डेटर जो लोन लेने वाले हैं। एंड द एंटिटी गिविंग द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। अब जो गारंटी दे रही है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहा जाएगा, श्योरिटी। तो क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी में क्या फ़र्क होता है, इस फ़र्क को आप समझ लें, इस पर हो सकता है क्वेश्चन आए। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है ये, व्हाट इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्शन एंड हाउ डज इट सिक्योर इंफॉर्मेशन। इसमें एनालिसिस करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरीके टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। हो सकता है पूछा जाए आपसे एग्ज़ाम में कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या होता है। आप व्हाट्सएप में इस फैसिलिटी को देखते होंगे, एंड टू एंड इनक्रिप्शन की। आप इधर से मैसेज भेजते हैं, उधर जाता है। तो इनक्रिप्शन मतलब क्या होता है, एक कोडिंग है कि जो आपके मैसेज को इनक्रिप्ट करती है, जिससे कि पता नहीं चलता है आप जिसको आप भेज रहे हैं और आप जिसको भेज रहे हैं, बस इसी दोनों को पता होता है कि क्या मैसेज इधर से उधर जा रहा है, कि कोई तीसरा पार्टी उसे पढ़ नहीं सकता है। इसीलिए जब आप मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो होता क्या है इनक्रिप्शन में, कि उसको एक कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर जब आप भेजते हैं तो वो कोडिंग फॉर्म में दूसरे के पास जाता है, और वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम होता है, वो इनक्रिप्शन को डिक्रिप्शन में बदल देता है। मतलब फिर से उस कोडिंग को सही तरीके से बदल देता है ताकि सामने वाला पढ़ पाए, कोई और ना पढ़ पाए, इसीलिए उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा आइसक्रीम, ये आइसक्रीम यहाँ पे है, आपने लिखा आइसक्रीम। अब इनक्रिप्शन में क्या होगा, उसको सिस्टम कोडिंग में बदल देगा, इस तरह की कोडिंग कर देगा। अब इससे क्या समझ आएगा कि आइसक्रीम क्या, इसको देख के आप कह पाएंगे कि आइसक्रीम है। इसमें बदल दिया जाता है। अब इसमें इसको एक की सिस्टम से लॉक कर दिया है, इसका कोड बना लिया जाता है, की बना लिया जाता है। जैसे इसका की क्या है, काइट। अब इसको आप आइसक्रीम को भेजेंगे, ये इस फॉर्म में जा रहा है दूसरे के पास में। अब वहाँ पे एक की सिस्टम में डला हुआ है दूसरे सिस्टम में, जैसे इस की का नाम दे दिया गया है काइट। समझ लीजिए दूसरे के मोबाइल में काइट डला हुआ है। अब वो उसको फिर से इसको डिक्रिप्ट करके बदल देगा आइसक्रीम में, तो सामने वाला भी आइसक्रीम पढ़ पाएगा। जब तक ये पूरा यहाँ से वहाँ नहीं चला जाता, ये इसी कोडिंग लैंग्वेज में रहेगा, और आपके मोबाइल में भी कोडिंग लैंग्वेज में रहेगा, उधर मोबाइल में भी कोडिंग लैंग्वेज में रहेगा। बस आपके मोबाइल में ऐसा सिस्टम रहेगा कि आप पढ़ पाएंगे और उधर वाला उसको पढ़ पाएगा साफ साफ, बाकी कोई इसको नहीं पढ़ पाएगा। इसी को कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन कहा जाता है। और एंड टू एंड इनक्रिप्शन मतलब इधर भी और उधर भी ऐसा सिस्टम बना हुआ है। इनक्रिप्शन का मतलब कोडिंग में बदल देना। तो आप इसको चाहें अगर डिटेल में समझना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर चलते हैं। अगला ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पहले मैं दिखा दूं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ईज ऑफ जस्टिस। तो इस पर हो सकता है मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ईज ऑफ जस्टिस, या फिर कमेंट ऑन, डिस्कस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ईज ऑफ जस्टिस। तो मेंस के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब इसके लिए एक फैक्ट यहाँ पर है, वी हैव डील्ड विथ ओवर 5 लाख केसेस थ्रू हाइब्रिड हियरिंग्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अब तक लगभग
5 लाख से ज़्यादा केसेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुने हैं और उन्हें सॉल्व किया है। तो जब इस पर आप हो सकता है क्वेश्चन आए और आप लिखें तो अपने सपोर्टिंग फैक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए फैक्ट हो गया और ये क्वेश्चन। अब इस पर आए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे हैं अभी, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट क्या? एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी does not merely mean the insulation of the institution from the executive and the legislative branches, but also the independence of individual judges in the performance of their roles as judges। कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो हमारे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन और पार्लियामेंट जो हैं, उनसे वो बचा हुआ है, उनसे वो अलग है, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि जो इंडिविजुअल जजेस हैं वो जब अपना परफॉर्म करें, अपना अपना पार्ट, अपना रोल, तो उसमें भी वो इंडिपेंडेंट रहें। इंडिविजुअल जजेस अपने आप में भी डिसीजन में इंडिपेंडेंट फील करें, तब जाके इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। तो हो सकता है ये स्टेटमेंट आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाए और इस पर कहा जाए कमेंट। मेंस के लिए ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस पर सोचने की, आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये सारे इम्पॉर्टेंट थे आपके लिए, और ये चाहें तो आप इन्हें पढ़ लें। और जितनी एनालिसिस की ज़रूरत थी, देखिए मैं एनालिसिस उन्हीं की करूँगा जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको इंडिकेट ज़रूर करूँगा जो आपको पढ़ना चाहिए, जहाँ से आप नॉलेज गेन करेंगे, क्योंकि बेसिक्स और एडवांस दोनों ज़रूरी है। तो बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो मुझे फैक्ट और क्वेश्चंस बेस्ड कुछ लगेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी तरफ मैं इशारा भी करूंगा और आपको आप उसकी एनालिसिस भी करके दूंगा। फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ आइटम की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, चलते हैं उस पर। वो ये है फ्रेंड्स कि हमारे नीतीश कुमार जी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर से अपनी पार्टी बदल दी है। पलटू 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 राम हो गए हैं। इतनी पार्टी बदल रहे हैं कि कहा नहीं जाए कि क्या कहा जाए। तो ये अपने आप में न्यूज़ आइटम तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इस तरह का जो बिहेवियर है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? क्या ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का यही बात है कि क्या ये लोगों के साथ गलत नहीं हो रहा है? तो इस एंगल से क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ अगर ऐसा आता है तो आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लोगों के साथ खेला जा रहा है। लोग किसी पार्टी को चुन के भेजते हैं, आप किसी पार्टी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक पॉलिटिकल एडवांटेज, अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए लोगों के साथ खेला जा रहा है, उस तरह का ये एक बिहेवियर है। तो इस पर इस एंगल से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसका उल्लेख आप करेंगे इस एग्जाम्पल का, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए आज के लिए इम्पॉर्टेंट थे फ्रेंड्स। मैं देख लूँ अगर कुछ बचा है और तो मैं इंडिकेट करूँ। वही मुझे लग रहा था कोई मिस हो रहा है फ्रेंड्स। हाँ, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट में स्पीसीज़ को लेकर क्वेश्चंस आते हैं। किस किस तरीके से बन सकते हैं, पहले तो मैं बात कर लूँ इस पर। एक पक्षी है जिसका नाम है लाफिंग गल। इट इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ये नॉर्थ अमेरिका का पक्षी है और वहाँ से उड़कर भारत आया है, पहली बार पाया गया है भारत में इसको। इससे पहले कभी नहीं पाया गया तो पहली बार पाया गया है, तो क्वेश्चन आ सकता है इस पे। नोन फॉर इट्स यूनिक लाफ्टर लाइक कॉल्स। ये क्यों जाना जाता है? ये जो आवाज़ देता है दूसरे पक्षी को, जो पक्षियों की आवाज़ होती है, तो ये जब चिल्लाएगा, आवाज़ करेगा, तो ऐसा लगेगा ये हंस रहा है। तो उसके लिए ये यूनिक लाफ्टर लाइक कॉल्स हैं उसके लिए इसका नाम पड़ा है लाफिंग गल। तो आप ध्यान रखें कि ये एक पक्षी का नाम है लाफिंग गल, जो कि नॉर्थ अमेरिका से आया है। ठीक है, पहली बार इंडिया में पाया गया है। तो आप नाम याद रखें, कहाँ का पक्षी है वो ध्यान रखें, और क्यों जाना जाता है वो भी ध्यान रखें।
क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं। कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि ये प्रीलिम्स से ही रिलेटेड आपका टॉपिक है एनवायरनमेंट का, कि 4-5 नाम दे दिए गए, 4 नाम दे दिए गए थे और पूछा गया था कि नहीं 4 नहीं, 1 नाम दिया गया था। 1 नाम दिया गया था क्वेश्चन में और पूछा गया था कि ये इनमें से क्या है, और 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें बर्ड्स लिखा हुआ था, इस पे और भी बहुत सारे फ्लाई कैचर या फिर जो भी चीज़ें हैं वो 4 चीज़ें दी गई थी। एक पक्षी का नाम देके और 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें बर्ड्स, एनिमल्स इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई थी और चुनना था कि ये जो है ये क्या है। तो हो सकता है आपको लाफिंग गल ऊपर में लिख दे और पूछे कि आपसे क्या है, उसमें बर्ड्स लिखा हो और भी कुछ चीज़ें लिखे हों, तो आपको पता होना चाहिए कि लाफिंग गल क्या है, एक बर्ड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ और भी नाम यहाँ पर देखिए, नाम पढ़ने से नहीं लगता है कि लाफिंग गल एक पक्षी होगा, इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। हो सकता है दे दिया जाए कि ये एक डायनासोर है या ड्रैगन है, ये एक अर्ली ह्यूमन स्पेसी है, या फिर क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चिप है, कुछ ऐसे दे दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। और भी कुछ पक्षियों के नाम देख लें, ये इसलिए क्योंकि हो सकता है इनका नाम दे के पूछा जाए कि ये किससे रिलेटेड है। लेसर ब्लैक बैक्ड गल, स्लैंडर बिल्ड गल, ब्राउन हेडेड गल, ग्रेट क्रेस्टेड, लेसर क्रेस्टेड टर्न, कैस्पियन टर्न, ये सब भी पक्षियों के नाम हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। हम लोग फिर मिलेंगे करंट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच।